जो प्रतिभा जोहरी ने हमें दिया है मिलने के लिए, पुस्तक के लोकार्पण के लिए बंधु के मुख से। तो मंच पे जो बैठे हैं सुशील जी, झा जी, विवेक जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही निशा जी, और सामने भी लेखिका संघ की सारी मेरी मित्र मंडली बैठी हुई है। जौहरी साहब बैठे, उनको बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रतिभा को समय दिया लिखने के लिए। और भी कई लोग बैठे हैं, सबको नमन करते हुए। उपन्यास तो मैंने अभी देखा है, परंतु ऐसा लगता है ये कहानी बहुत मेरे आसपास की है, अभी मैंने पलटा है। पर मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि ज़माने को सर पर उठाती नहीं हूँ, ज़माने को सर पर उठाती नहीं हूँ, अपनों को कुछ भी बताती नहीं हूँ, मैं सच को कलम से ही लिखती रही हूँ, मैं सच को कलम से ही लिखती रही हूँ, मैं पीड़ा को अपने छुपाती नहीं हूँ। तो ये जो उपन्यास है और इसमें जो बंधु जो मेज है, मेरे घर में भी एक 60 साल पुरानी मेज है जिसमें जाने कितना लेखन कार्य हुआ है, जाने कितना लेखन कार्य हुआ है, कितनी थीसिस उस पर लिखी गई हैं, और मेरी सारी किताबें उसी पे लिखी गई हैं। और जब बेटा कहता है मम्मी ये पुरानी हो गई निकाल दो, मैं कहती बेटा इसके पहले मुझे निकाल देना। तो ये पुरानी चीजें पुरानी नहीं होती, उनके साथ पूरी कहानियां जुड़ी हुई होती। बंधु के मुख से जो आपने कहलवाया है सारा, और फिटिंग से लेके दिल्ली में मैं, आप लोगों ने कितनों ने देखा क्या ट्राम चलती है, फिटिंग चलते देखिए, आप लोगों ने कितनों ने क्या देखा मुझे नहीं पता, पर पिछले 58 साल से मैं दिल्ली में ये सब कुछ देख रही हूँ, जब एक भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी दिल्ली में। तो उस समय मैंने चांदनी चौक में ट्राम भी चलते देखी और तांगे भी चलते देखे, और इसमें तांगा भी है, इसमें फिटिंग भी चल रही है। और इसके साथ साथ जो मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार से बच्चों का मानसिक जो मनोविज्ञान है उसको इन्होंने जिया है। अब एक कविता लिखना या गजल कहना या उपन्यास लिखना, इनमें बहुत अंतर है। उपन्यास लिखने के लिए आपको उतनी, हम गीत भी लिखते हैं, हम गीत लिखने में हम 5 या 10 मिनट के लिए एकाग्र हो जाते हैं तो एक गीत हो जाता है, पर उपन्यास के लिखने के लिए आपको कितने चरित्र में ढलना होता है, उन पात्रों के रूप में उतरना होता है, उनकी मानसिकता तक जाना होता है, और तब आप वहां से, उपन्यास का मतलब उसको निकट बैठ के उसका फैलाव करना। बिल्कुल सही। तो आप जब उसके पात्र के निकट बैठते हैं, जब उससे बातचीत करते हैं, तब जाके उसमें कोई लेखन की बात आती है कि हम इसको लिखें। पर उसको कैसे लिखना है ये उपन्यास का विषय कहलवाता है। जैसे हम गजल कहते हैं तो उसका रदीफ कहलवाता है, काफिया कहलवाता है कि आपको ऐसे लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। तो उसी प्रकार से जब उपन्यास लिखने हम बैठते हैं, तो उपन्यास लिखने के लिए जब पात्र के करीब बैठते हैं, कहानी को कैसे आगे बढ़ाना है, कितने पात्र आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये मैं सोचती हूँ। कभी एक बार मैं चित्रा मंडल जी से कह रही थी कि चित्रा जी आप जितनी गंभीर दिखती है मन से उतनी वाचाल है। रमा सिंह तुम क्या बात कह रही हो? मैं कि वाचाल नहीं होती तो इतने उपन्यास नहीं लिख पाती, क्योंकि आप अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, आप अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं, आपको दुनिया की आवश्यकता नहीं है। जब आप लिखने बैठे हैं तो मैं तो जौहरी साहब से पूछना चाहती हूँ कि पूरा दिन में कितनी देर प्रतिभा आपसे बात करती है? जब ये लेखन शुरू हो जाता होगा कि आपने उपन्यास लिखना है, तो उसके बाद प्रतिभा एक कमरे में बंद हो जाती है, और उसके बाद इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मैं पूछने ही नहीं हूं, ना इनसे पूछा है, पर उपन्यास लिखने के लिए अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि मंदू भंडारी जब आपका बंटी लिख रही थी तो वो हिमाचल चली गई थी 1.5 महीने के लिए, वहां बैठ के लिखा। और इसी प्रकार से आशा पूर्णा देवी के उपन्यास से जब वो लिखती थी तो सुबह 5 बजे से कमरा बंद कर 10 बजे तक उनके कमरे में कोई जा नहीं सकता था। अब आप कहेंगे रमा सिंह ने उपन्यास को नहीं लिखा, पूरी गृहस्थी को ढोते हुए, पूरी नौकरी करते हुए, मैं आज तक मुझे 15 मिनट का समय ऐसा नहीं मिला कि मैं एकांत में बैठ जाऊं, जितने अंदर मेरे उम्र घुमड़ रहा है उसको मैं लिख दूं। क्योंकि उपन्यास और कहानी, इसको लिखने के लिए आपको समय चाहिए। जब मैं भूमिका लिखती हूँ तो रात को 10 बजे बैठती हूँ,
तब जाके एक बार शुरुआत हो जाती है, तब जाके वो सुबह पूरी होती है कि मैं इतनी देर में लिख के दे दूंगी तो दे दूंगी, वरना नहीं लिखी जाएगी। क्योंकि गद्य में अगर एक बार आपका ये टूट जाता है, मानसिकता टूट जाती है, तो गद्य लिखा नहीं जाता। अब 272 पृष्ठ के उपन्यास को लिखना, इतने पात्रों को, 4 पीढ़ी के पात्रों को जीना, अलग अलग प्रकार के पात्र हैं। यहाँ तक कि एक जगह मैं पीछे अभी पढ़ रही थी कि ये तो मेरे सब जिंदगी जी है। मेरे घर में आके जब कोई मेहमान ज्यादा दिन रुक जाते तो बच्चे कहते थे मम्मी कब जाएंगे, इनका सारा बोझ हम ही क्यों उठा लें, ऐसा क्यों करती हो आप हर समय हर एक के लिए जाती हो। यहाँ भी वही चीज है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है कि बेटा लड़ता है कि ये चाचा क्यों है हमारे घर में, कितने दिन रुकेंगे चाचा हमारे घर में, इनका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं, इनके भी बच्चे हैं वो क्यों ना उठाएं। तो भाई भाई का जो प्यार होता है, तो भाई अपने भाई से कह नहीं सकता कि तू मेरा घर छोड़ के चला जाए। तो ये जो स्थितियां इसके अंदर, वो उस बच्चा कहानी सुनना चाहता है तो क्या आज मैं जो बंधुओं की कहानी सुनाऊंगी, मैं थोड़ा रुक के सुनाऊंगी। पर जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, कहाँ से शुरुआत की इन्होंने, मैं आपका थोड़ा सा अंश इसका जरूर सुनाऊंगी। जब वो जुम्मन मियाँ जब गढ़ते हैं ना, बंदूक को बनाते हैं, मेज को बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो लिखते हैं, चलिए मैं अपना परिचय आगे बढ़ाता। बंधु कह रहा है मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक शहर बरेली में हुआ, जन्म स्थान तो पता है पर आयु कितनी ये नहीं जानता, भले ही मेरा प्रयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं मगर मैं ठहरा अनपढ़। कितनी अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग मेरा प्रयोग करते हैं, मैं ठहरा अनपढ़। वो तो लाख शुक्र, जन्म के समय मैं था लकड़ी का एक टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा, उफ कितना भद्दा दिखाई देता था। वो तो लाख लाख शुक्र है मेरे सृजनहार जुम्मन मियाँ का, जिन्होंने काट पीट और तराश के इतना सुंदर रूप दे दिया मुझे। जन्म स्थान का पता भी तो बातों बातों में उन्हीं से चला था। मतलब एक निर्जीव चीज को आपने एक सजीव रूप दे दिया। एक जगह आगे और है कि जुम्मन मियाँ बहुत जोर से हथौड़ा चलाती, वहां ये कहती हैं, अरे खाली कब, अपने वकील साहब बनारसी नाव की फिटर जा रही है खाली, खाली का मतलब है किसी अंग्रेज की जी हजूरी में जा रही होगी। अब कहां से उठाई बात को, किसी अंग्रेज की जी हजूरी में जा रही होगी, कैसे बढ़िया चमचमाते बेंच नुमा सोफा पर गद्दे, वो भी इन अंग्रेजों के लिए, इतने बड़े, इतने नहीं, इतने बड़े वकील काहे न अंग्रेजन की जी हजूरी करते हैं। अरे वो क्या समझते, तभी तो छोटा छोटा अंग्रेज अपना आपको लाट साहब समझता है, बेशक हमारे मुख से जाती ही नहीं है। ये कह खींच में उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा हथौड़ा मारा जैसे अंग्रेजों को मारते हैं। अब कहने की एक तरीका है, जब आप पढ़ते तो लगता है चित्र सामने आ रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं, खैर हथौड़ा मारने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वो अंग्रेजों का गुस्सा अपनी मेहनत से तैयार किए हुए चीज पे क्यों उतारे। जब मनुष्य खींचता है ना तो अपने पे गुस्सा उतारता है। वो चीज जुम्मन मियाँ की अपनी है और अपने पे ही गुस्सा उतार रहे हैं। इसे मुलायमियत से मुझ पर हाथ फेरा, साथ में बड़बड़ाते रहे। सुना है इनको खदेड़ने को एक कोई महात्मा गांधी निडर हो गया है। अब महात्मा गांधी भी आ गए। अब कहानी कहाँ शुरू हुई, आप समझ गए ना, कि वहां से चल के आज तक की पीढ़ी, 4 पीढ़ी, जो महात्मा गांधी 1915-16 में आए थे भारत में, 15 में, और तब से अब तक की कहानी चल रही है। और उनका साथ देने को और भी लोग आए हैं। और एक जगह ये कहते हैं, उस जमाने से बहुत बड़ी बात है, चीजें तो होती है, इतने पर भी लिख कैसे सकते। हाँ, ये कहते हैं कि मेरे पैर तैयार किए, 2.5 फीट ऊंचा कर दिया, पर मेरे पैर तो हैं पर मैं चल नहीं सकता। बताइए, मतलब जो एक एहसास की दुनिया में जो प्रतिभा जोरी जी रही है, वो कौन से एहसास हैं, कितना अंदर डूबती हैं, कितना अंदर लिखती हैं। तो इस प्रकार से वो जब जहाँ जाता है वो महसूस करता है मेज कि जुम्मन मियाँ मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जुम्मन मियाँ, क्योंकि जो बनाता है ना, हम कहते हैं अपना हाथ से बनी हुई चीज से ज्यादा प्यार होता है।